दिन भर उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 7,850 पर बंद, सेंसेक्स 25,600 के ऊपर बंद, मिड कैप बैंक निफ्टी भी हरे निशान में। प्रज्वल माल्या का नया पैतरा, कहा विदेश में रहने के लिए किया गया मजबूर। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा जितना दे सकता हूं उतनी कीमत पर बैंक करे समझौता। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आपराधिक साजिश का आरोपी बनाया, जेएसपीएल के शेयर में तेज गिरावट। गिराई जाएगी मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया सोसाइटी गिराने का आदेश। सिर्फ सोचने से भविष्य नहीं बनता, भविष्य बनाने के लिए आपको एक सही रोड मैप के साथ साथ सही निवेश रणनीति की भी जरूरत होती है और यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। बढ़ी हुई सैलरी के करे सपने पूरे या भविष्य की प्लानिंग करे पूरी, बोनस और अप्रेजल की करे खास प्लानिंग, फंड को समझकर निवेश करे। और आज योर मनी में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा। अनिल जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। साल का ये समय होता है जब हम सबके हाथ में बढ़ी हुई सैलरी आती है, यानी अप्रेजल्स, इंक्रीमेंट्स का समय होता है, बोनस का समय होता है और इस वक्त का हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। खरीदारी की तो लंबी लिस्ट हमारे पास होती है, लेकिन क्या ये समय अपने निवेश को भी बढ़ाने का ही सही समय है? इसी पर आज हम योर मनी पर करेंगे चर्चा। और अनिल जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बिग टिकट परचेज की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है। जैसे ही सैलरी बढ़ी वैसे ही हम जाके इन चीजों की खरीदारी कर लेते हैं और जितना बोनस आया हुआ होता है, जितनी सैलरी बढ़ी होती है इस महीने, उसे हम खर्च कर देते हैं। कैसे सोच समझकर हम बिग टिकट परचेज भी करें और अपने निवेश को भी बढ़ाएं? कैसे एक बैलेंस क्रिएट किया जाए? देखिए, आपको अपनी, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं लगातार कॉन्फिडेंस के साथ, और तब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कुछ बचता है, तब तो आप उससे अपने कुछ दूसरे सपने पूरे करें। लेकिन ज्यादातर हमें पाते हैं कि लोग किसी किस्म के भी बजट बना के चलते नहीं हैं और जैसे ही उनके हाथ में एक्स्ट्रा रकम आती है अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, बजाय इसके कि वो अपना निवेश की रकम बढ़ाएं। तो हमारी सबको ये सलाह रहेगी कि किफायत के साथ आप जब भी आपको अप्रेजल की रकम मिलती है, इंक्रीमेंट होती है, सैलरी बढ़ती है या बोनस बढ़ता है, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। पहला इस्तेमाल तो ये होगा कि आप अपने, अगर कोई उधार चढ़ा हुआ है, कोई ऋण है, कोई डेट ले रखा है, कोई लोन चढ़ा हुआ है, उसको कम से कम किया जाए ताकि आपके आगे आने वाले टाइम में जो बर्डन है, जो बोझ है, वो कम हो जाए। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड रूल्स याद रखे जाएं कि जितनी आपकी आमदनी है उसका तकरीबन 30 से 40% आपको पहले बचाना चाहिए और उसके बाद ही जो बचे वही खर्च करना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट होती है, अगर आपकी 5,000 रुपये महीने से तनख्वाह बढ़ी तो आपको चाहिए कि उसमें से कम 2,000 रुपये तो आप निकाल के अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ, निवेश की तरफ उसको जोड़ लें, उससे एक म्यूचुअल फंड सिप स्टार्ट कर लें या अपनी सिप की रकम को बढ़ा लें और बाकी रकम से ही अपने बजट को आगे बढ़ाएं। अनिल जी, यहीं पर प्रॉब्लम आती है। हम कहते हैं कि लोगों को अपने निवेश की शुरुआत तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अमूमन लोग, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि आपको अपने गोल्स को पहले आंकना चाहिए। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की हुई है तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने निवेश को बढ़ाइए। लेकिन ये जो टेम्पटेशन होती है ना खरीदारी करने की, जो हमारी लिस्ट बनी हुई होती है, तमाम जरूरी चीजें हमें लगता है कि हमें साल के इसी समय पूरी कर लेनी चाहिए खरीदारी कर कर, या कई बार तो हमने देखा है कि लोग अपना घर बनाने का सपना, घर को ठीक करने का सपना भी बोनस पे निर्भर उसको रखते हैं। तो इन टेम्पटेशंस को हम कैसे पूरा करें या इन पे किस तरह काबू पाएं? देखिए, इसके लिए काफी इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत है और अपने टेम्पटेशन को कर्व करने के लिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाएं, पेपर पे लिखें अपने गोल्स कि उनके कितने बच्चे हैं, कब वो बड़े होंगे, कितना अमाउंट एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, कितना अमाउंट उनकी शादी के लिए चाहिए होगा, जब आप रिटायर होंगे तब कितनी रकम आपको चाहिए होगी कि आपकी जो कंफर्टेबल लाइफ उसके बाद व्यतीत हो। और उसमें इन्फ्लेशन का भी आप सही से उसमें जोड़ें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 6-7% से रहा तो जो आज आपको शायद 10 लाख रुपए चाहिए, 10 साल के बाद शायद आपको 20 लाख रुपए चाहिए होगा। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ही आप अपनी जो इंक्रीमेंट का अमाउंट है या जो अप्रेजल है उसको इस्तेमाल करें। तकरीबन देखा यह गया है कि लोग
बिना जरूरी की वजह की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जैसे कि अपना मोबाइल फोन हर 2 साल में बदल लेना, या अपने टेलीविजन को हर 2-3 साल में बदलने का मॉडल नया लेने की सोचना, या घर लेने की तब सोचना जब अभी दूसरे गोल्स की तरफ उनका पूरा ध्यान नहीं गया है। तो जो बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की जो मैरिज की है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये ज्यादा बड़े गोल हैं बजाय इसके कि आप कार की तरफ देखें या ज्वेलरी की तरफ देखें या फिर उसको अपने किसी महंगे कपड़ों पे या घड़ी पे खर्च कर दें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म गोल्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए पहले, और साथ ही जो गैर जरूरी खर्च होते हैं उनको आपको तवज्जो कम देना चाहिए। लेकिन ऐसे में लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, क्या ये समय हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी निवेश कर सकते हैं या निवेश की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइफ स्टेज पे हैं। अगर आप अभी युवा हैं, मैरिज नहीं हुई है, आप पेरेंट के साथ रहते हैं, तब आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, बच्चे 1-2 हो गए, तो उसके बाद आपके जो गोल्स हैं या जो आपकी जो फ्यूचर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बदल जाते हैं। तो अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, उसी के हिसाब से ही आप अपने बढ़ी हुई सैलरी को एलोकेट कर सकते हैं। हम एक यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि अगर आपके जो 10,000 रुपए से अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आपके 3 तरह के गोल्स होते हैं। एक तो बच्चों की एजुकेशन का जो पहले आएगा, फिर बच्चों की शादी का जो उसके बाद में आएगा, और रिटायरमेंट का जो सबसे बाद में आएगा। तो जो गोल्स नजदीक हैं उसके लिए आपको कुछ ज्यादा रकम एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइम कम है और आपको जल्दी ही वो पूरे करने होंगे। तो यहाँ पे 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए शायद आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए, 3,000 रुपए बच्चों की शादी के लिए, और 3,000 रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट करने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप एक प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानर की सलाह करके अपनी बढ़ी हुई सैलरी को या बढ़ी हुई इनकम को एलोकेट करेंगे, तब डेफिनेटली आप एक काफी अच्छी कॉन्फिडेंट जिंदगी जी पाएंगे। तो ऐसे में इस वक्त अगर किसी को अपने निवेश की शुरुआत करनी है, अपने पूरे बोनस को अगर किसी को निवेश करना है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? अनिल जी, देखिए, जहां तक डेट की बात है, वो तो प्रोविडेंट फंड के जरिए निवेश हो ही जाता है, और जितने भी युवा लोग हैं वो उनकी जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट या कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। तो हमारी सलाह शुरू से ही रही है कि आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि सारी एसेट क्लासेस में जो इक्विटी, डेट, कैश, गोल्ड या रियल एस्टेट है, सबसे अच्छी और सिस्टमेटिक जो रिटर्न है वो इक्विटी से ही आती है। अगर आप उसमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के अपने उसमें पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी निवेश करें, साथ में उसमें सम्मिलित करें मिड कैप के फंड्स भी, और साथ में कुछ थीमेटिक फंड्स भी सम्मिलित करें, एक प्रॉपर एक एलोकेशन के साथ चलें, तब जाके आप पाएंगे कि आप 14 से 15% सालाना की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। जबकि डेट में या प्रोविडेंट फंड में या पीपीएफ में या बैंक डिपॉजिट्स में जो एनुअल रिटर्न है वो काफी कम रहती है, 7 से 8% की रहती है। और आपको यहाँ पे ये एक आपका कोशिश होनी चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंटली बीट करें। जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे, आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो इन सब चीजों का जवाब मद्देनजर रखकर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, डेफिनेटली आप जो है अपने दूसरों के मुकाबले अपने आप को ज्यादा सक्सेसफुल पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, एक तो ये समय हो गया कि जब आपके इंक्रीमेंट्स हुए हैं, और दूसरा समय है कि महीने का आखिर है और अपने घर के बजट को भी हमें दुरुस्त करना है। तो ऐसे घर के बजट को भी हम कैसे संभाल सकते हैं? देखिए, एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको अगर सब समझ लें, चाहे आपकी आमदनी 20,000 रुपए है महीने की, या 2 लाख रुपए है या 20 लाख है, 30 से 40% आपको बचाना है। और जिन लोगों की एक शुरू से ही उनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक मेच्योरिटी होती है कि हमारे फ्यूचर गोल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारा आजकल के कुछ अपने आप को सुविधाएं देना, तो वो 20,000 में से भी 6,000 बचा लेते हैं और 2 लाख में से भी 60,000 बचा लेते हैं। और जिन लोगों को ये होता है कि कल की कल देखी जाएगी, किसको परवाह करनी है, उनकी आमदनी चाहे 1 लाख रुपए भी हो जाए तो उनका खर्चा 1,20,000 ही चलता है, और लेकिन बाद में जाके वो बहुत पछताते हैं और उनकी फ्यूचर जो लाइफ है वो रुइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये एक अभी से समझ लेने वाली बात है कि अगर हम अपनी चादर देख के ही पांव पसारेंगे और जितनी आमदनी है उसमें से 30 से 40% बचाएंगे फ्यूचर के लिए, तभी चल के ही हम अपने बच्चों को भी एक अच्छी, एक सुरक्षित जिंदगी दे पाएंगे और अपने फ्यूचर को भी हम सुधार पाएंगे। साथ ही यही समय है जब आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स के नजदीक जा सकते हैं। नए गोल्स आंकने का भी क्या ये सही समय, क्योंकि हमारे पास अब कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, तो आपको लगता है कि क्या नए गोल्स भी लाइन अप किए जा सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए? डेफिनेटली आप अपने गोल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर की प्लानिंग करी हुई है कि आप 2 बेडरूम का घर बनाएंगे जिसकी कीमत आज शायद 35 लाख की है और 10 साल के बाद जब आप उसको लेने के लिए तैयार होंगे तब 50 लाख की होगी। अगर आपकी
आमदनी अच्छी खासी बढ़ जाती है, आपने जॉब चेंज करी, आपको अच्छी प्रमोशन मिली और सडनली आपकी इनकम जो है 20-25 हजार महीने से बढ़ गई, तब आप अपने सपनों को बड़ा कर सकते हैं। तब आप एक 2 बेडरूम की जगह 3 बेडरूम के घर की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने बच्चों को बजाय इंडिया में इंजीनियरिंग कराने के आप उसको यूएसए भेजने की सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी अब सेविंग कैपेसिटी बढ़ गई है और आप उसको उतना ही अच्छा अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा के पूंजी जमा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब जब आपकी आमदनी बढ़ती है, आपको एक मौका मिलता है अपने प्लान को रिव्यू करने का और अपने गोल्स को बड़ा करने का, अपने बड़े सपने देखने का। लेकिन ये उसी हिसाब से होना चाहिए जितनी आपकी आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल अनिल जी, कई बार युवा हमें सवाल पूछते हैं इस तरह के कि अगर हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं या जैसे कि ये समय है आपके इंक्रीमेंट्स हुए हैं, हमें अपना जो इमरजेंसी फंड है उसे बना लेना चाहिए, तो क्या इस टाइम पर मैं अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ आरडी में या किसी लिक्विड फंड में? आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखिए, इमरजेंसी फंड तो सबसे पहली नीड होती है। ये जो सवाल है सवाल ही गलत है, क्योंकि इमरजेंसी फंड में तकरीबन हमें रखना चाहिए अपने मंथली बजट के 2 गुना अमाउंट। यानी कि अगर कोई छोटी फैमिली है, उनकी आमदनी 50,000 है, खर्चा उनका 30,000 रुपए का है, तो 2 गुना हो गया 60,000। तो 60,000 रुपए तो तकरीबन हमने देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। अगर नहीं भी है तो उनको लिक्विड फंड में रख लेना चाहिए। लेकिन अगर उनको अलग से पैसा कहीं से जुड़ता है या कहीं से उनको इंक्रीमेंट के एरियर्स मिलते हैं या कहीं से बोनस मिलता है, उससे उनको चाहिए कि अगर कोई उनके ऊपर डेट चल रहा है, कोई उन्होंने कार लोन ले रखा है, कोई घर का लोन ले रखा है, उसको कम करें, तो उससे वो ज्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर बढ़ी हुई सैलरी का कैसे आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करके ज्यादा निवेश करें, बचत करें, इसके तमाम मंत्र हमने आपको दे दिए हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेंगे मीना का सवाल, जिनकी सैलरी तो बड़ी है और वो कंफ्यूज है कि उन्हें खरीदारी कर लेनी चाहिए पहले या अपनी निवेश की रणनीति यहाँ डिसाइड कर लेनी चाहिए। देंगे मीना के सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बोनस और इंक्रीमेंट्स को सही जगह निवेश कर सकते हैं। और इसी से मुतल्लिक एक सवाल भी हमारे पास आया है मीना का, और अनिल जी ये कह रही हैं कि इनका अप्रेजल हुआ है लगभग 20% और नौकरी का इनका ये पहला साल है, सालाना आय अब इनकी हो गई है लगभग 5 लाख रुपए, और ये जानना चाहती है कि बढ़ी हुई सैलरी से ये जो भी खरीदारी करना चाहती हैं या क्या वो कर ले या फिर इन्हें निवेश की शुरुआत कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से मीना के सवाल से यहाँ ये लगता है कि ये एक फ्रेश इन्वेस्टर है और पहली बार शायद निवेश करने की सोच रही हैं, कंफ्यूज भी हैं क्योंकि पहला साल है नौकरी का, तो किस तरह से इसका बेस्ट यूज किया जाए उसके बीच में, और साथ ही अपने सपने कौन कौन से पूरे करें उसके बीच में ये कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। अब हमें मालूम नहीं है कि मीना जी की शादी हो चुकी है कि नहीं हुई है, इनके बच्चे हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑलरेडी इन्होंने कहां पैसा जोड़ा हुआ है। हम ये सोच के चलते हैं कि ये अभी इनकी शादी नहीं हुई है और ये पेरेंट्स के साथ रहते हैं और इनकी पहली इंक्रीमेंट हुई है लाइफ में, तब डेफिनेटली इनके कुछ अपने सपने होंगे कि इंडिपेंडेंट होकर कुछ खर्चा करें, कुछ घूमने जाएं, कुछ अच्छे कपड़े वगैरह बनवाएं, तो वो उनको अपने इस तरह के छोटे छोटे सपने जरूर पूरे करने चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि एक साथ ही निवेश का एक सिस्टमेटिक प्लान इनका जरूर होना चाहिए। ये लगातार कुछ रकम जोड़ते चलेंगे अगर, तो इनको लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। हम इनको सलाह देंगे कि अपनी बढ़ी हुई रकम का एक हिस्सा, चाहे वो 50% ही क्यों ना हो, वो उसको एक किसी म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के सिप में स्टार्ट करें। लगता यह है कि ये फ्रेशर है, उन्होंने कभी कोई निवेश नहीं किया है, तो निवेश करना बहुत जरूरी होगा इनके लिए, क्योंकि अपने सपने पूरा करने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन जो अर्ली स्टार्ट करता है उसकी रकम बाद में ज्यादा स्पीड से बढ़ती है और उसके जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा समझ जाता है। ये हमने कई एग्जांपल्स में देखा है कि अगर 25 साल में आप निवेश करना स्टार्ट करते हैं, तब आपके पास जो रकम जमा होती है वो अगर आप 35 में स्टार्ट करते हैं तो उसके दुगने से भी ज्यादा होती है। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि 10 साल की एडिशनल सेविंग आपकी पोस्ट रिटायरमेंट के 30 से 40 साल तक डबल बेनिफिट दे सकती है आपको। चलिए, तो यहाँ पर मीना आपको ये डिसाइड करना होगा कि सबसे पहले जो चीजें आप खरीदना चाहती हैं उनमें से क्या जरूरी है, उसके बाद ही आप निर्णय लें कि क्या उन्हें आपको खरीदना चाहिए या नहीं, पैसे वहां पे डालने चाहिए या नहीं। लेकिन जहां तक निवेश की बात है वो आपको जरूर से यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। कुछ फंड्स के नाम भी हम आपको बता देते हैं। आप आईसीआईसीआई ट्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ फंड में निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपके लक्ष्य क्या है, आप पहली बार भी अगर निवेश कर रही हैं तो किस
आप गोल्ड के लिए निवेश करना चाहती हैं उसकी जानकारी अगर आप हमें दे पाए तो अपना सवाल आप योर मनी को जरूर फिर से भेजिएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जसबीर हैं फोन लाइन पे। नमस्कार जसबीर, बताएं कहां से बोल रहे हैं और आप क्या करते हैं? हाँ जी नमस्कार मैम, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। ओके। और मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने मैडम इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो फ्रैंकलिन प्रेमा फंड है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। मुझे बताइए कि आपने कितने फंड में निवेश किया है? फ्रैंकलिन के 1 या 2 फंड्स हैं आपके पास जसबीर? हाँ जी 2 फंड है मैम, फ्रैंकलिन टेम्पलेट के 2 फंड। ठीक है, और ये फंड्स आपको रेकमेंड किसने किए हैं? ये वैसे तो मैंने मनी कंट्रोल से ही देखा था। ओके, और किस लक्ष्य के लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? मैडम फॉर कलेक्शन ऑफ वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म। 10 से 15 साल का समय है। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं आप 10 से 15 साल में? मैडम मैंने वो मनी कंट्रोल पे ही ऐड देखा था कि अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और लगभग 25 ईयर्स करते हैं तो आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन जो आपने देखी वो तो सही है, लेकिन देखिए हर निवेश के साथ एक गोल भी टाइड अप होता है। आप किस लक्ष्य के मद्देनजर ये निवेश करना चाहते हैं? हम सबको बनना होता है करोड़पति तो, लेकिन उन पैसों का आप करेंगे क्या? हाँ, लक्ष्य तो मैडम मेरे को अपना बिजनेस करना है, ये लक्ष्य है। तो बिजनेस के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? सिर्फ 1 करोड़ रुपए? हाँ जी 1 करोड़ रुपए। चलिए, तो जितनी जानकारी हमारे पास है अनिल जी उसके मुताबिक इन्हें 10 से 15 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। फिलहाल 5,000 रुपए का ये निवेश कर रहे हैं और मनी कंट्रोल पर रिसर्च करके 2 फंड इन्होंने चुने हैं, लेकिन खुद ही रिसर्च की है और एक ही एएमसी के 2 फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी तक शामिल किए हैं। फंड की परफॉर्मेंस पे मैं आपकी राय चाहूंगी लॉन्ग टर्म के नजरिए को ध्यान में रखते हुए। हाँ देखिए, दोनों फंड की परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है, लेकिन एक जो है थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और एक लार्ज कैप फंड है और एक कंसंट्रेशन रिस्क भी है कि इन्होंने दोनों निवेश अपने एक ही म्यूचुअल फंड में कर रखे हैं। हमारी सलाह ये रहती है कि आप अपने निवेश को फैला के करें, यानी कि आप कुछ लार्ज कैप में करें, कुछ मिड कैप में करें और छोटा अमाउंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप के थीमेटिक फंड्स में भी कर सकते हैं। साथ ही आप एक ही म्यूचुअल फंड या एएमसी के सारी स्कीमों में ना करें, बल्कि आप अलग अलग बांट के करें। कुछ एचडीएफसी में करें, कुछ आईसीआईसी प्रूडेंशियल में करें, कुछ रिलायंस में करें। और अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं तब भी आप 2-2 रुपए की 5 सिपें कर सकते हैं, जिसमें से 2 सिप्स हो लार्ज कैप, एक हो मिड कैप, एक हो फ्लेक्सी कैप और एक अगर हो कॉन्ट्रा फंड या स्पेशल सिचुएशन, तो वो ज्यादा बेहतर पोर्टफोलियो बनता है। रही बात इनकी, ये 10 से 15 साल में तो 1 करोड़ रुपया नहीं हो पाएगा इनका, अनलेस कि ये अपनी रकम को बढ़ाएं। हमने ये हिसाब लगाया कि जो ये अभी जोड़ रहे हैं 5,000 रुपये महीने का, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तब जाके इनका 15 साल में तकरीबन 30 लाख रुपए तक जुड़ेगा, अगर रिटर्न आती है 15% की। और ये रिटर्न भी जो है ये इंडिकेटिव है, इसकी किसी किस्म की कोई एश्योरेंस या गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट से हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आती हैं। तो इनको चाहिए कि अगर इनको बिजनेस शुरू करना है और 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, तब इनको ज्यादा बड़ी रकम अभी अपने खर्चे में से खर्चे कम करके जोड़नी पड़ेगी। क्लियरली जसबीर जी, आपको अपना निवेश यहां बढ़ाने की जरूरत है और आपने एक ही एएमसी के 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं, जो कि सही रणनीति नहीं है। फिलहाल आप जो है अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और तब जाके आपका जो सपना है आपके बिजनेस का वो पूरा हो पाएगा। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपने नाम के साथ आप जरूर व्हाट्सएप करें। आप ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर, @kavita.th पर भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अब अगले दर्शक का सवाल, जो कि विनोद ने हमें अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। 36 साल की उम्र है इनकी, ईयरली इनकम 5 to 7 लाख के आसपास है और 10 साल में 50 लाख ये जमा करना चाहते हैं। 4 म्यूचुअल फंड में ये निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्री म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी टॉप 200, रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड भी है इनके पोर्टफोलियो में, साथ ही रिलायंस मिड और स्मॉल कैप में भी ये निवेश कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने अपना नंबर नहीं दिया है, तो और डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि ये अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं या नहीं, क्योंकि काफी लंबा समय है, लगभग 10 साल का। लेकिन अनिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, फंड का सिलेक्शन आपको सबसे पहले क्या लगता है?
देखिए, इनका फंड का सिलेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि लोप साइडेड है। इसमें एक तो इन्होंने गोल्ड फंड ऐड कर रखा है और साथ ही इनकी इसमें जो मिड कैप फंड है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसमें एक ये भी मालूम नहीं है हमको कि जो 4 सिपें चल रही हैं उसमें कितना अमाउंट ये निवेश कर रहे हैं। तो हमने ये हिसाब लगाया कि अगर इन्होंने 50 लाख रुपया 10 साल में जोड़ना है तब इनको तकरीबन 18 से 20 हजार रुपया महीने का जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये अपने गोल के नजदीक पहुंच पाएंगे। और इनको अपनी स्कीम्स में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम इनको ये सलाह देंगे कि जो HDFC टॉप 200 फंड है इसकी कुछ सालों से इसकी रिटर्न जो है वो ठीक नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लेस देन बेंचमार्क है। तो हमारी सलाह होगी कि ये HDFC बैलेंस फंड में उसको शिफ्ट कर दें। और इसी तरह से जो इनका रिलायंस गोल्ड फंड है उसकी जगह अगर ये रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में शिफ्ट कर जाएं तब इनका जो पोर्टफोलियो है ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। और अगर ये 18,000 रुपए से ज्यादा जोड़ सकते हैं तब ये 50 लाख की रकम और आसानी से और जल्दी पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, जैसा कि आपने इनके पोर्टफोलियो मिक्स पे कमेंट किया है, अमूमन हम देखते हैं कि दर्शक हमें सवाल भेजते हैं जहां पर वो किसी से सलाह लेकर अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं, फंड्स किसी से सलाह लेकर नहीं शामिल करते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड दिखाई देता है वो उसी में ही निवेश शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसी फंड को हम कैसे समझे, साथ ही क्या वो फंड हमारे लक्ष्यों के लिए सही है या नहीं, इसकी जानकारी एक आम इंसान जो कि ज्यादा शायद नहीं जानता है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, वो कैसे जाने? देखिए कविता जी, आप जब कार चलाते हैं तो क्या आप रेयर व्यू मिरर जो साइड में लगा होता है सिर्फ वहीं देख के क्या कार चला सकते हैं? आपको सामने देखना है। तो इसी तरह से अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के अगर आप अपनी स्कीम्स का सिलेक्शन कर लेते हैं तब डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती खा जाएंगे, क्योंकि जिन स्कीम्स ने पिछले 2-3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दी है जरूरी नहीं है कि वो अगले 2-3 सालों में भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो बजाय इसके कि आप पुरानी रिटर्न्स को देख के स्कीम का सिलेक्शन करें, आपको चाहिए कि आप पोटेंशियल को देख के स्कीम का सिलेक्शन करें। और अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप 40 से 50 रुपया लार्ज कैप फंड्स में लगाएं जो कि चुने हुए और अच्छे कंसिस्टेंट जिनकी परफॉर्मेंस रही है, ना कि जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह से आप 25 रुपए लगाएं मिड कैप फंड में, अच्छे किसी रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, और जो लास्ट 25 रुपए है वो आप लगाएं किसी स्पेशल सिचुएशन फंड में या थीमेटिक फंड में जैसे कि फार्मा या बैंकिंग फंड में, और वो भी आप किसी अच्छी अलग से डिफरेंट म्यूचुअल फंड में लगाएं ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। और पुराने रिटर्न्स को आप ना सोल क्राइटेरिया बनाएं अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को चुनने का। ऐसे में जो करंट सिनेरियो है, इन्होंने अगर हम विनोद का ही पोर्टफोलियो ले तो रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। जिस तरह से हम सोने की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कहते हैं कि कम से कम 5 से 10% का एक्सपोजर आपको रखना चाहिए सोने में, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से सोना परफॉर्म कर रहा है अभी भी हम उसे रख सकते हैं या किसी और एसेट क्लास में निवेश बढ़ाया जा सकता है इसके बजाय? ये देखिए, मैंने पहले ही जैसे बोला कि इनको रिलायंस गोल्ड फंड से स्विच कर जाना चाहिए और इनको रिलायंस के इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करना चाहिए। रही बात गोल्ड की एलोकेशन की, तो वो आपने सही फरमाया कि 5 से 10% के बीच में होनी चाहिए एलोकेशन। लेकिन हमारी सबको ये गुजारिश है कि अगर आप बैठ के कैलकुलेशन करेंगे कि आपके पास कितना सोना है, अगर आपके वाइफ के पास है या बच्चों के लिए आपने अपने लिए जो भी ज्वेलरी ली हुई है उसका आप टोटल करके उसकी वैल्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलरेडी आपके पास 10% से ज्यादा का टोटल वेल्थ की एलोकेशन सोने में हो रखी है और आपको और ज्यादा गोल्ड में निवेश करने की शायद जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको सब सोच समझकर और तमाम जानकारियां लेकर ही अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, समय निकालकर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ अगर योर मनी में आप अपना कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जो कि इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड या आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप उन्हें भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप एक नए निवेशक हैं, आप महिला हैं, आप युवा हैं, आपको पहली सैलरी मिली है और आपके कई सारे सपने हैं, चाहे एक फोन लेना हो या आपको कोई अब्रॉड ट्रिप के लिए जाना हो, इसकी भी प्लानिंग हम योर मनी में आपको करके देंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ mf@moneycontrol.com पर @kavita.th पे अपना सवाल आप भेज सकते हैं। ट्विटर आईडी है और साथ ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे अपना नाम जरूर भेजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।